हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आशा उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th का विज्ञान चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। यानी आज का जो क्लास होगा उसमें रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको हम लोग करेंगे, क्योंकि फरवरी 2025 में जेक बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, कक्षा 10 का और कक्षा 12वीं का। इस स्थिति में जो है मैं साइंस क्लास 10th का क्लास क्लास 10th का साइंस का सारे चैप्टर जो कि एनसीईआरटी में जितने भी चैप्टर हैं उसके सारे चैप्टर को हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को जो है एग्जाम में हेल्प हो सके और काफी अच्छा स्कोर आप साइंस में कर सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और इसी तरीके से डेली बेसिस पे क्लास 10th के जो साइंस है उसमें जितने भी चैप्टर्स दिए हुए सारे चैप्टर्स का एमसीक्यू मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप एग्जाम अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो पहला क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। सारे के सारे जो होंगे एनसीईआरटी के अंदर से बनाए हुए क्वेश्चंस होंगे। एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स दिए हुए उसी चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। पहला है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं। श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, चार ऑप्शंस दिए होंगे सभी का। ऊष्माक्षेपी, संयोजन, अपचयन और ऊष्माशोषी। तो बताना है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। श्वसन जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, वैसी अभिक्रिया जिस अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, यानी ऊर्जा का रिलीज होना। ठीक है, ऊर्जा का रिलीज होना जिस अभिक्रिया में होता है उसी को जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, याद रखेंगे। अब आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट जो होता है उस क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट का केमिकल नेम क्या है, FeSO4। ठीक है, FeSO4। तो पूछा जा रहा है ये फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल है इसका रंग कैसा होता है, यानी कलर कैसा होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए, श्वेत, श्वेत का मतलब हो गया व्हाइट, है ना, श्वेत का मतलब व्हाइट, भूरा, लाल, और एक और ऑप्शन दिया गया हरा। तो बताइए फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो कैसा होता है, वो हरा होता है। कौन सा होता है, हरा होता है, यानी ग्रीन होता है। तो ऑप्शन जो लास्ट में दिया गया है हरा, ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। फेरस सल्फेट यानी FeSO4 का जो रंग होता है वो ग्रीन होता है ना। अगला प्रश्न क्या है, साग सब्जियों को विघटित होकर, विघटित मतलब क्या होना, टूटना, है ना। विघटित मतलब टूटना या डिकम्पोज होना भी कह सकते हैं ना, डिकम्पोज होना। तो साग सब्जी जो होते हैं वो विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण। जैसे आप लोग घर में खाना बनाते होंगे, आपकी माँ है, आपकी बहन है, किचन में क्या करती होंगी, खाना बनाती होगी। तो खाना बनाने के दरमियान में जब सब्जी बनाती होगी तो सब्जी को क्या करती होगी, ऐसा तो नहीं है मार्केट से सब्जी आप लाते होंगे डायरेक्ट जो है कढ़ाई पे डाल के बनाते होंगे, उसको काट छाट करते होंगे। तो सब्जी का जो काट छाट होता है, ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल होता है जिसे हम खाते नहीं है, पकाते नहीं है, तो वैसे साग सब्जियां क्या होता है, कंपोस्ट हो जाता है। कंपोस्ट विघटित होकर क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। जैसे आप लोग कूड़ेदान में फेंक देते होंगे, जमीन में फेंकते होंगे, तो देखते होंगे कुछ दिनों के बाद वो सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं, यानी डिकम्पोज हो जाना। तो वही क्वेश्चन पूछा गया है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी अभिक्रिया, और एक ऑप्शन दिए गए हैं आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना। याद रखेंगे साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट में बदलना
ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होगा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है? लाल तप्त आयरन। लाल तप्त आयरन, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe होता है, जिसे आयरन भी कहा जाता है। तो जब आयरन को आप देखते होंगे हीट किया जाता है, क्या किया जाता है? जब आप लोहे की रॉड को आग में डालते होंगे तो क्या हो जाता है? लोहा लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल रंग का दिखने लगता है एकदम पूरा। तो लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? अब ये जो आयरन था, हीट हुआ, हीट होने की वजह से लाल हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे? वाटर ऐड करेंगे। क्या करेंगे? भाप। भाप बोले या फिर H2O बोले। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कौन सा यौगिक बनेगा, कौन सा कंपाउंड प्राप्त होगा? चार दिए हुए हैं, FeO, Fe3O4, ऑप्शन थर्ड Fe2O3, ऑप्शन फोर FeS। तो क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा, है ना? क्या बनेगा? इसका राइट आंसर होगा Fe2O3। Fe2O3 याद रखेंगे। जब Fe पे यानी आयरन पे जब लाल करेंगे, हीट करेंगे और इसमें हम लोग वाटर से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? Fe2O3 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? यौगिक होता है ना। ये छोटा सा बात है, आप लोग में कक्षा 10th में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को कंपाउंड यानी यौगिक के बारे में पता होना चाहिए। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानकारी में बिल्कुल आना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? देखिए, ये डायरेक्ट रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरीके के भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको रिएक्शंस दे देगा और उसको पूछेगा कि प्रोडक्ट बताइए क्या उत्पाद बन रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH। जब ये जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ? देख सकते हैं, जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, ये पूछा जा रहा है कि कौन सा उत्पाद तैयार होगा। तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये बनेगा आपका सोडियम जिंकेट बनेगा, Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। याद रखेंगे, क्या याद रखना है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सोडियम जिंकेट बनेगा, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा? रिलीज होगा, रिलीज होगा, निकलेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आप देख सकते हैं, चार ऑप्शन इसमें भी दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लास्ट वाला, Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। और इसका केमिकल नाम क्या है? इसका जो नाम है सोडियम जिंकेट, है ना। याद रखेंगे, सोडियम जिंकेट। कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, सोडियम जिंकेट। ये था रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनाता है? सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, निकलता है। अगला प्रश्न क्या है? दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है, ये पूछा गया। देखिए, चेंज दो तरीके के होते हैं। चेंज कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है आपका केमिकल चेंज। दूसरा क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। अब समझते हैं हम लोग फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज को भौतिक चेंज कहा जाता है ना, और केमिकल चेंज को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन क्या है? वैसा परिवर्तन जिसमें अस्थायी परिवर्तन हो, मतलब टेम्पोररी चेंज हो। क्या हो? टेम्पोररी चेंज हो। टेम्पोररी चेंज को ही फिजिकल चेंज कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, आइस से वाटर बनना। क्या बनना? आइस से वाटर बनना यानी बर्फ से पानी बनना।
देखिए, जब बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। बर्फ को जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। और पानी को फिर जब हम फ्रीज करेंगे, कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्पोररी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इस दोनों का जो अवस्था है वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था जिसमें अस्थायी परिवर्तन हो उसी को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। अब वहीं पे हम बात करते हैं केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, तो ऐसा परिवर्तन जब एक बार अगर चेंज हो गया तो उसको दोबारा उस एक्चुअल पोजीशन में, पहले वाले पोजीशन में नहीं ला सकते हैं। जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। क्योंकि अगर दूध से एक बार दही बन गया तो क्या आप दही से फिर दोबारा दूध बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बना सकते हैं। हम कह सकते हैं दूध से दही बनना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, यानी केमिकल चेंज है। और यहाँ पे यानी बर्फ से पानी बनना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि यहाँ बर्फ से पानी भी बनाया जा सकता है और फिर पानी से दोबारा बर्फ बनाया जा सकता है। तो ये था चेंज। अब यहाँ बताइए दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक? तो भौतिक तो नहीं है, भौतिक बता दिए। ये टेम्पोररी चेंज होता है। और ये क्या होता है? परमानेंट चेंज होता है ना, याद रखेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? परमानेंट चेंज होता है। जैसे यहाँ पे दूध से दही बन गया, दूध से दही बना तो फिर दही से दूध दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? वो कौन सा मटेरियल है जो बिना ज्वाला का जलता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, ऑप्शन डी मेथेन गैस, है ना, मेथेन गैस। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा कोयला, है ना। कोयला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, है ना। याद रखेंगे, कोयला एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का ही जलता है। आप लोग घरों में जब चूल्हा जलाते होंगे तो कोयला का इस्तेमाल करते होंगे, तो देखते होंगे कोयला जो है बिना ज्वाला का जलता है। और लकड़ी वगैरह हो गया, किरोसिन हो गया, मोमबत्ती हो गया, इसमें क्या होता है? जलाने के बाद ज्वाला निकलता है। आप लोग देखते होंगे ज्वाला निकलता है, इस तरीके का जो होता है ना, ज्वाला निकलता है। लेकिन कोयला को जलाने से ये ज्वाला नहीं निकलता है। तो ऑप्शन कोयला सही आंसर होगा। इसी तरीके का अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 10th का जो साइंस है, चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दिया जाए, तो आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं, आपको करवा दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? आप लोग चिप्स वगैरह खाते हैं, लेज, कुरकुरे, इन सब चीजों में देखते होंगे खाने की सामान जो होती है कम होता है और उसमें ज्यादा हवा भरा होता है। तो वो कौन सा हवा होता है? वो एक्चुअली नाइट्रोजन गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है ना। तो आलू की चिप्स की जो थैली होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। अब नाइट्रोजन गैस क्यों भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि विकृत गंधिता होने से उस पदार्थ को बचाया जा सके, है ना, लंबे समय तक खाने योग्य उस चिप्स को बनाए रखे, इसलिए उस चिप्स के अंदर जो है पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो ये काफी चर्चित क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि खाने वाले जो चिप्स होते हैं उसकी थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला है सिल्वर क्लोराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है AgCl, का रंग कैसा होता है ना। आप लोगों को बताना है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है? श्वेत होता है, श्वेत का मतलब व्हाइट, हरा, लाल, और एक और ऑप्शन दिया हुआ है भूरा। तो बताइए सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का कलर कैसा होता है? तो व्हाइट होता है। कैसा होता है? श्वेत होता है। याद रखेंगे, सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग कैसा होता है? तो श्वेत होता है। और ये जो है 2013 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था और भी कई बार पूछा गया है। मुझे जहां तक याद आ रहा है 2013 में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का जो रंग होता है वो बिल्कुल श्वेत होता है। एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को याद हो जाए।
दोबारा आप लोगों को फिर से रिवीजन करने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए मैं चीजों को बार बार आप लोगों को बता रहा हूं, ताकि एक ही बार में आप लोगों को जहन में घुस जाए, याद हो जाए। अगला प्रश्न क्या है? जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। जब मैग्नीशियम की फीता को जो है जलाया जाता है इन तो उत्पन्न आग की जो लो होती है वो किस रंग की होती है? कलर पूछा जा रहा है। ठीक है, जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? पीली, चमकीला, उजला, ऑप्शन डी लाल, ऑप्शन लास्ट वाला दिया गया नीला। तो बताइए कैसा कलर होता है? मैग्नीशियम फीता को जब जलाया जाता है तो जो उससे उत्पन्न आग होती है और उसका जो लो होता है उसका कलर कैसा होता है? तो चमकीला उजला होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का होता है, चमकीला उजला होता है। ऑप्शन बी जो है सही है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है? द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण है। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का कौन एग्जाम्पल है आप लोगों को बताना है। हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो जल बनता है। ये किस तरीके का अभिक्रिया? ये संयोजन अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। देख सकते होंगे दो अभिकारक मिल करके क्या बना रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक आपस में मिल करके एक सिंगल उत्पाद बनाता है, उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ये तो नहीं होगा। दूसरा देखिए, ये भी मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया जा रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जा रहा है। इसमें भी दो अभिकारक मिल करके क्या बना रहा है? प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। ये भी क्या हो रहा है? संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। तो ये भी क्या होगा? नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा क्या है? AgNO3 प्लस NaCl जब ये अभिक्रिया करता है तो AgCl प्लस NaNO3 बना रहा है। ये जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये जो है डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। जब AgNO3 NaCl के साथ अभिक्रिया करता है तो देख सकते होंगे दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एक बार Ag का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और एक बार सोडियम का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे जो है दो बार डिस्प्लेसमेंट होने का काम हो रहा है, इसीलिए जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया ना। क्या हो रहा है? ये जो है इसके साथ मिल जा रहा है और ये जो है इसके साथ मिल जा रहा है। यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। तो ऑप्शन सी जो होगा AgNO3 प्लस NaCl, ये बन गया AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो ऑप्शन सी वाला सही आंसर होगा। अगला क्या है? अगला प्रश्न है, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। तो रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? जिंक, देखिए क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से बनाया जा सकता है। जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया करवाया जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बनता है। तो बताइए ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया? ऑप्शन डी वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए ये क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जो कम अभिक्रियाशील तत्व होता है वो दूसरे, मतलब जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है? हटा करके उसके स्थान पे बैठ जाता है। जैसे जिंक, यहाँ पे दो तत्व है जिंक और कॉपर। तो जिंक क्या है? जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है किसके मुकाबले में? कॉपर के मुकाबले में। इसीलिए कॉपर को क्या किया? यहां से हटा दिया और खुद
कॉपर की जगह पे विराजमान हो गया। इसको ऐसे समझिए, जिस तरीके से पहले सलमान और ऐश्वर्या का अफेयर चल रहा था, उसके बीच में कौन आता है? अभिषेक बच्चन आता है ना। अभिषेक बच्चन आकर के क्या करता है? सलमान खान को हटा देता है। इसमें अगर देखा जाए तो अभिषेक बच्चन क्या हो गया? अधिक ताकतवर है, इसीलिए सलमान खान को क्या किया? हटा दिया। ठीक उसी तरीके से जो है यहाँ पे जो अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा वो क्या करेगा? कम क्रियाशील धातु को हटा करके उसके जगह पे विराजमान हो जाएगा, बैठ जाएगा। जैसे इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं। तो वैसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ऑप्शन ये वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? यानी लोह चूर्ण है, यानी आयरन पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब डाला जाएगा तो क्या बनेगा? ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। तो जब लोह चूर्ण यानी आयरन पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब डाला जाएगा तो बनेगा क्या? प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका हाइड्रोजन प्लस आयरन क्लोराइड बनेगा, है ना। FeCl3 बनेगा। याद रखेंगे क्या बनेगा? FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ये रिएक्शन होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयरन क्लोराइड बनता है। तो जब लोहे को, आयरन को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब क्या होता है? HCl, है ना। तो जब FeHCl को अभिक्रिया करवाया जाएगा तो FeCl3 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये जो है याद रखेंगे। अगला है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? देखते होंगे संक्षारण से बचाने के लिए लोहे पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। गैल्वेनीकरण ऑप्शन बी राइट आंसर है। गैल्वेनीकरण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है ताकि लोहे को जंग लगने से बचाया जा सके, संक्षारण होने से रोका जा सके। इसलिए लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है और इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड Na2 का जो रंग होता है वो कैसा होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भूरा, लाल, हरा और पीला। तो बताइए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो भूरा रंग का होता है ना, याद रखेंगे, भूरा रंग का होता है। भूरा रंग का होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के जो धुएं का रंग होता है, कलर होता है, वो भूरा रंग का होता है। अगला प्रश्न क्या है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को संक्षारण कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? संक्षारण कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देख सकते हैं लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए आप लोगों के लिए स्लाइड तैयार किया गया है और सारे क्वेश्चंस को जो है वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। सारे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? यानी शुष्क बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaOH का होल थ्राइस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया है। CaOH का होल थ्राइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा हुआ चूना कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्रतिफल, अभिक्रिया, अभिकारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है ना। रासायनिक अभिक्रिया आप लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा होगा। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन उसे कहा जाता है जब दो या दो से अधिक अभिकारक
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। जैसे ए और बी मिल करके क्या बनाया? कोई एक प्रोडक्ट बनाया ए बी, ठीक है? तो ए बी क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया और यहाँ पे ए और बी क्या हो गया? ये अभिकारक हो गया, अभिकारक हो गया। ए भी अभिकारक हो गया और बी भी अभिकारक हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में भाग लेते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नया उत्पाद बनाते हैं, तो उसी अभिक्रिया को, उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? Fe2O3 जब Fe2O3 को एल्युमिनियम से अभिक्रिया करवाया जाता है तो Al2O3 प्लस Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? जैसे Fe2O3 प्लस एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस आयरन बनता है। तो बताइए ये जो रिएक्शन दिया गया है, ये समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। तो बताइए किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि देख रहे होंगे यहाँ पे जो अधिक क्रियाशील धातु है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को रिप्लेस करके बैठ गया, जैसे आयरन और एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या किया? आयरन को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि एल्युमिनियम जो है अधिक क्रियाशील धातु है Fe के मुकाबले। तो देख सकते होंगे एल्युमिनियम क्या किया? Fe को उसके जगह से हटा दिया और खुद रिप्लेस हो गया और वहां पे बैठ गया। तो जब वैसी अभिक्रिया जब अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को रिप्लेस करे, हटा दे और उसके जगह पे खुद बैठ जाए, तो वैसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जांपल अभी आप लोगों को बताए सलमान और ऐश्वर्या वाले मामले में, क्योंकि सलमान को हटा करके कौन बैठा? अभिषेक बच्चन बैठा, क्योंकि अभिषेक बच्चन अधिक ताकतवर है इस स्थिति में, इस एग्जाम्पल के तहत। इसीलिए आप जो है विस्थापन अभिक्रिया को इस एग्जाम्पल के तहत याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। CuO प्लस हाइड्रोजन जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो कॉपर प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस जल बनता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाया जाता है तो कॉपर प्लस जल बनता है। तो बताइए ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया होती है? जिसमें अपचयन भी होता है और उपचयन भी होता है, वैसी अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाया जाता है तो कॉपर प्लस जल बनता है। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किसका होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि लेड नाइट्रेट क्या है? लेड नाइट्रेट, एक मिनट। हाँ, क्या क्वेश्चन है? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? रासायनिक सूत्र ये होता है PbNO3 का होल थ्राइस, है ना? PbNO3 का होल थ्राइस। ये क्या है? ये लेड नाइट्रेट है ना, ये लेड नाइट्रेट है। तो रासायनिक सूत्र भी आप लोगों को याद रखते हुए जाना है। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर के गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। तो यह धुआं क्या है? जैसे ये कोई परख नली है, अब ये लेड नाइट्रेट को क्या किए? यहाँ पे हम लोग डाल दिए, अब यहाँ पे हीट दे दिए, क्या दिए? आग दिए हैं इसको हम लोग।
गरम कर रहे हैं, गरम करेंगे तो लेड नाइट्रेट जो होगा भूरे रंग का धुआं निकालेगा। कैसा निकालेगा? भूरे रंग का धुआं निकलेगा, भूरे रंग का धुआं निकलेगा। अब ये धुआं जो होगा, जो कि भूरे रंग का है, वो किस गैस का होगा? ऑक्सीजन गैस होगा, NO2 गैस होगा, नाइट्रोजन गैस का होगा, या फिर लेड ऑक्साइड गैस का होगा? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों को पता है तो बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं। तो राइट आंसर होगा NO2 गैस का होगा, है ना। जब लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 को एक परख नली में डालेंगे, ठीक है, डालने के बाद नीचे से आग देंगे, हीट देंगे, तो ये लेड नाइट्रेट धुआं के रूप में भूरे रंग का जो धुआं होगा वो रिलीज होगा, निकलेगा। और ये भूरे रंग का जो धुआं निकलेगा वो किसका गैस होगा? किस चीज का गैस होगा? तो NO2 गैस होगा। किसका होगा? NO2 गैस का जो होगा भूरे रंग का धुआं होगा। आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा जाता है, रिएक्शन करवाया जाता है, गर्म किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? CaCO3 को जब गर्म किया गया, तोड़ा गया, तो बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन ऑक्साइड। तो बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो बताइए किस प्रकार का जो है ये अभिक्रिया है? विस्थापन, अपघटन, संयोजन, द्विविस्थापन? द्विविस्थापन तो है नहीं, संयोजन भी नहीं है। संयोजन में क्या होता है? दो या दो से अधिक अभिकारक जो होते हैं मिल करके एक नए प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें संयोजन अभिक्रिया होता है। अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना। और यहाँ पे जो देख सकते हैं, टूटने का ही काम हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किए तो टूट करके क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपघटन अभिक्रिया इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अपघटन रिएक्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, विस्थापन भी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन अवकारक है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, H2S? तो बताइए इनमें से कौन अवकारक है? तो H2S जो है H2S अवकारक है ना। H2S क्या है? अवकारक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो हम लोग खाते हैं, भोजन करते हैं तो पचता है, तो भोजन का पाचन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण है, ऑक्सीकरण है, उदासीनीकरण है, और ऑप्शन डी विद्युत अपघटन है। तो बताइए, शरीर में जो हम लोग खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन का पाचन होता है, तो भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भोजन का पचना ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? इनमें से कौन ऑक्सीकारक है? तो O2 जो है ऑक्सीकारक है ना। O2 क्या है? ऑक्सीकारक है। अगला है, भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है, अस्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताया भौतिक परिवर्तन क्या है? ये अस्थायी परिवर्तन है। जैसे बर्फ से पानी बनना, बर्फ से पानी बनना, बर्फ से पानी बनना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये अस्थायी परिवर्तन होता है। बर्फ को जब गर्म करेंगे तो पानी बनेगा, और पानी को फिर जब हम ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं यानी कि भौतिक परिवर्तन जो होता है अस्थायी परिवर्तन होता है, और इसका एग्जाम्पल बर्फ से पानी बनना। और वहीं पे रासायनिक परिवर्तन की बात किया जाए तो रासायनिक परिवर्तन हो गया आपका दूध से दही बनना। दूध से दही बनना जो है आपका, ये रासायनिक परिवर्तन है, और ये अस्थायी परिवर्तन होता है। याद रखेंगे, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी परिवर्तन होता है। एक बार चेंज हो गया तो दोबारा जो है पहले वाले प्रोडक्ट के रूप में पहले वाला पदार्थ नहीं बनाया जा सकता है। जैसे आप मान सकते हैं चावल से खाना बनना। चावल आप लोग पानी में बॉयल करते हैं तो क्या बनता है? खाना बनता है। तो क्या फिर इसको हम लोग वापस चावल बना सकते हैं? कच्चा चावल नहीं बना सकते। तो हम कह सकते हैं ये भी क्या है? ये भी आपका केमिकल
चेंज है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। दहन, श्वसन, भोजन का पाचन, ऑप्शन डी अवक्षेपण। तो अवक्षेपण, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? जहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, ऑक्सीजन की क्या हो? उपस्थिति हो, वैसी क्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है ना। तो दहन में भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, श्वसन में भी, भोजन का पाचन में भी ऑक्सीजन का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अवक्षेपण जो होता है, जिसे प्रेसिपिटेट कहा जाता है, जब कोई अभिक्रिया बनता है तो उसके साथ एक अवक्षेप बनता है। जैसे कोई अभिकारक ए और बी, दो अभिकारक मिलकर के क्या बनाया? ए बी कोई प्रोडक्ट बनाया, इसके साथ साथ क्या बनाया? कुछ अवक्षेप बनाया, अवक्षेप बनाया। जैसे आप लोग नमक और पानी मिलाते होंगे, नमक और पानी मिलाते होंगे तो क्या बनता होगा? शरबत, क्या उसको बोल सकते हैं? नमक पानी बना, नमक पानी बना। नमक पानी के साथ देखते हैं कि कुछ झाग भी बनता है। क्या बनता है? झाग बनता है। यही झाग क्या है? यही झाग जो है अवक्षेप है। तो कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पे उत्पाद बनने के साथ साथ कुछ अवक्षेप भी बनते हैं जो कि बिल्कुल यूजलेस होते हैं। तो वही बोला जा रहा है कि इनमें से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण जो है, अवक्षेपण जो है ये ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है? मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये किस तरीके का रिएक्शन है आपको बताना है। वियोजन, रेडॉक्स, विस्थापन, ऑप्शन डी संयोजन अभिक्रिया। ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया। जैसे देख सकते होंगे, इस अभिक्रिया में दो अलग अलग अभिकारक आपस में मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक सिंगल उत्पाद बना रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को जो है, ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एक एकल उत्पाद का निर्माण करता हो, सिंगल प्रोडक्ट बनाता हो, तो ऐसे रिएक्शन को संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन का मतलब ही होता है कंबाइन होना। जैसे आप और आपकी गर्लफ्रेंड मिल करके जो है कुछ नया प्रोडक्ट करेंगे, तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? इस रिएक्शन को कहा जाएगा संयोजन अभिक्रिया। बस हम जस्ट एग्जांपल आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं। वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हो जाता है, ठीक है? वो एक अलग कहानी हो जाता है, तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। बस थोड़ा सा आप लोगों को जहन में याद रहे, इसके लिए जो है इस तरीके का एग्जाम्पल देना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अंगूर का किण्वन करना कैसा चेंज है? अभी बताएं आप लोगों को कि चेंज दो तरह का होता है, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अंगूर से किण्वन बनना। किण्वन का मतलब होता है किण्वन विधि से शराब बनता है। जैसे बहुत सारे ऐसे महंगे शराब होते हैं जो फल फ्रूट से बनते हो। जब अंगूर को बहुत से अंगूर को जब किण्वन किया जाता है तो क्या बनता है? शराब बनता है। तो बताइए ये किस प्रकार का चेंज है? ये जो चेंज हुआ अंगूर से शराब बनना, ये किस प्रकार का चेंज है? भौतिक चेंज है या फिर केमिकल चेंज है? यानी भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है? तो हम कह सकते हैं ये जो है, ये रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर से शराब जब बन जाएगा तो क्या फिर आप शराब से अंगूर बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे अस्थाई चेंज हो रहा है, परमानेंट चेंज हो जा रहा है। क्या हो रहा है? अवस्था जो है, पोजीशन परमानेंट चेंज हो जा रहा। पहले अंगूर था, फिर अंगूर से शराब बन गया, और फिर शराब से अंगूर नहीं बनाया जा सकता। यानी यहाँ पे बिल्कुल परमानेंट चेंज हो जा रहा है, अस्थायी रूप से परिवर्तन हो जा रहा है। तो इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। याद रखेंगे, अंगूर का किण्वन करना यानी अंगूर से शराब बनाना जो है किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। अगला प्रश्न क्या है? लीड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, तो इस अवक्षेप का जो रंग होता है वो कैसा होता है? अवक्षेप बताया ना, नींबू वाला, पानी वाला आप लोगों को बताए, नमक और पानी जब मिलाएंगे तो उसके साथ कुछ झाग भी मिलता है सफेद कलर का।
वही क्या अवक्षेप है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेड नाइट्रेट, किसको? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को, पोटेशियम आयोडाइड को, पोटेशियम आयोडाइड को जब मिलाएंगे तो एक अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा? अवक्षेप बनेगा। इस अवक्षेप का जो रंग होगा वो किस कलर का होगा? श्वेत होगा, भूरा होगा, नीला होगा, पीला होगा। तो कैसा होगा? पीला कलर का होगा, है ना, याद रखेंगे। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को बिलियन को मिलाने पर एक जो अवक्षेप बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, इस अवक्षेप का जो रंग होता है वो कैसा होगा? रंग जो होगा आपका पीला रंग होगा, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, अवक्षेप बनेगा। अगला है इनमें से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है ना, अपचयन और उपचयन दोनों होता है, वही रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। तो यहाँ पे कौन है? हाइड्रोजन को जब क्लोरीन से अभिक्रिया करवाया जाता है तो HCl बनता है, यही क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन को जब अभिक्रिया करवाया जाता है तो HCl बनता है, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। अगला प्रश्न है कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? जैसे कॉपर को जब वायु में क्या किया गया? गर्म किया गया, तो उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। तो इस परत का जो रंग होता है कैसा होता है? श्वेत होता है, काला, भूरा और पीला। श्वेत का मतलब होता है व्हाइट, है ना, सफेद। तो बताइए कॉपर ऑक्साइड की जो परत होती है उसका कलर कैसा होता है? तो काला कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है, याद रखेंगे। कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, किया जाता है इसके प्रेजेंस में, तो कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है और इस परत का जो रंग होता है ब्लैक कलर का होता है। अगला प्रश्न क्या है? मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस जो है दिए गए हैं। मैग्नीशियम के रिबन को जो है रेगमाल से रगड़ करके दहन प्रक्रिया किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है। क्यों रगड़ा जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के जो सतह है, सरफेस है, उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो पतली परत होती है उसको हटाया जाता है ताकि अच्छे से जो है दहन प्रक्रिया हो सके, इसीलिए उसके ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर जो है किसकी पतली परत चढ़ती है होती है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत होती है और इसी को जो है रेगमाल से रगड़ करके दहन प्रक्रिया के लिए अलग किया जाता है। अगला है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा अवक्षेप उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल जब डाला जाता है तो दही जैसा अवक्षेप बनता है, ये कौन सा अभिक्रिया है? विस्थापन, संयोजन, अवक्षेपन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया? तो बताइए किस प्रकार का अभिक्रिया है? ये जो है अवक्षेपन अभिक्रिया है। देख रहे होंगे क्योंकि अवक्षेपन अभिक्रिया में क्या होता है? अवक्षेप का निर्माण होता है और यहाँ पे बिल्कुल अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। जब नमक के घोल में, जैसे ये क्या है? कोई कंटेनर है, इसमें क्या सॉल्टेड है, क्या है? इसमें सॉल्ट है जिसे नमक कहा जाता है। इस नमक वाले घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डाला जा रहा है। किसका? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? AgNO3। जब इसको यहाँ पे डाला जाएगा तो किस प्रकार का अवक्षेप उत्पन्न हो रहा है? दही जैसा अवक्षेप बनता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? जो अवक्षेप उत्पन्न हुआ इस अभिक्रिया के दौरान, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? अवक्षेपन अभिक्रिया कहा जाएगा, क्योंकि इस अभिक्रिया में देख सकते होंगे दही के रूप में एक अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला है
मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? यानी मैग्नीशियम का दहन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है, काला होता है, उजला होता है, ऑप्शन डी भूरा होता है। तो बताइए किस कलर का होता है? तो उजला होता है, यानी व्हाइट कलर का होता है ना, याद रखेंगे व्हाइट कलर का होता है। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो रंग होता है सफेद रंग का होता है। अगला है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, अभी बताएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? इनमें से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है? तो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीकारक नहीं हो सकता। हाइड्रोजन जो है ऑक्सीकारक नहीं है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का जो है संक्षिप्त रूप होता है। याद रखेंगे, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का क्या होता है? संक्षिप्त रूप होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 को ही क्या कहा जाता है? संगमरमर कहा जाता है, संगमरमर। कैल्शियम कार्बोनेट को ही संगमरमर कहा जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, रासायनिक फॉर्मूला CaCO3 होता है। तो ये था जो है लगभग 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किया पहले चैप्टर से, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया हम कह सकते हैं उससे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण से इंपॉर्टेंट MCQ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाले सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।